हेलो एवरीवन, कैसे हो? जो आ गए हो क्लास में। गुड मैम। गुड। कल की क्लास में कोई डाउट कुछ है तो जब तक पूछ लो, जब तक लोग शेयर और एंट्री ले रहे हैं इसमें मीटिंग में। हम ऑर्गेनिक के सिवाय और कोई डाउट तो पूछ सकते हैं ना। वैसे तो मैं ऑर्गेनिक ही लूँगी तुम्हारी फिलहाल तो। और क्या डाउट है तुम्हारा? फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी तो शायद चल रही है साथ में, चल रही है मैम। है ना? हाँ जी। कल जो क्वेश्चंस दिए थे वो हो गए हाइपर कॉन्जुगेशन के? यस मैम। हाइपर कॉन्जुगेशन ही कंटिन्यू होगा आज, और देखते हैं आगे कितना पॉसिबल होता है इसके आज की क्लास में। तो ये बच्चे लेट क्यों रहते हैं क्लास में? चलो, जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे मुझे उनके आंसर बताओ, जो बचे हुए थे क्वेश्चंस। नंबर वाइज है ना, सबके नंबर डले हुए होंगे। तो कहाँ तक कर लिए थे हमने क्वेश्चंस? वो उनका आंसर डिस्कस कहाँ तक हो गया था? कौन से नंबर तक? बताओ। 14, 15? मैम 15 से होना था डिस्कस। हाँ, तो 15 में कितने हैं? हाइपर कॉन्जुगेबल एच अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं 15 में, बताओ। मैम 12। हाँ, करे भी है तुम लोगों ने, नहीं करे? इतना टाइम लगा रहे हो रिप्लाई करने में। हम कर रहे हैं। बाकी बच्चे ठीक है। 16 में कितने थे? 16 में 4। हाँ, और कोई? कौन कौन है क्लास में अभी? लक्षिता, ईशांत, खुशी, नुपुर तो आंसर कर रही है, क्रिश, ये सब लोग भी आंसर करो। 17 का क्या आंसर है? हम 7। हाँ नुपुर, तुम्हारे अलावा अब कोई और आंसर करेगा, ठीक है? 18 तुम मत आंसर करना। 18 का आंसर कौन बताएगा? मैम 3। 18 का आंसर 3 है। 3 अल्फा हाइड्रोजन है 18 के पास। हम 10 है। मैम 3। वो रेडिकल वाला नहीं था 18 जिसमें CH2 पे रेडिकल था और साथ में रिपेयर। एक सेकेंड, तुमने शायद बदल दिए। चलो मैं लिख देती हूँ फिर से। इसमें ये था 18, कितने हैं इसमें? बताओ अब। 10। आ रहे हैं ना 10? यस इसमें मैम आ 3, गए। इसमें 3 और 4 5 6 7, सॉरी एक सेकेंड, 3 3 6 7 8 9 10, ठीक है? तो इसमें है 10, 19 था ये। इसमें कितने हैं? हम 4। 4। ठीक है 4। इसमें इसके पास तो कोई हाइड्रोजन्स नहीं है, जो हाइड्रोजन्स है यहाँ पे 1 2 और यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? 19 20। इसमें कितने हैं? 8। 8 आ रहे हैं सबके? यस मैम 8 आ रहे हैं। और ईशांत? ईशांत तुम्हें तो तुम कुछ बोलते भी नहीं हो क्लास में, और तुम्हें पता भी नहीं था क्या क्लास किसकी है। आंसर्स पता है ईशांत इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, और यहाँ पे।
न्यू हो कौन सी? आज क्लास फर्स्ट है क्या शांत? फर्स्ट क्लास ले रहे हो आज तुम अपनी? तो इसमें कितने हैं? ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन चल रहा है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में जो भी कार्बन होगा उस पे जो हाइड्रोजन्स होंगे वो होंगे हमारे अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। और बाकी माइक ऑफ करके बोल सकते हो जब भी बोलना हो, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? 8। नेक्स्ट है हमारा ये, इसमें कितने हैं? 8। मैम 8। हाँ, टोटल हमें अल्फा हाइड्रोजन्स बताने हैं, तो एक इसके भी अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे इस वाले डबल बॉन्ड के, और इस वाले डबल बॉन्ड के भी होंगे। तो इस वाले डबल बॉन्ड के लिए ये वाले 2 और ये वाले 2, इसके लिए 4 और सिमिलरली इसके लिए 4, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 8, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कितने हैं? मैम 7। 7? मैम 9। मैम 9। हाँ, इसमें 9 है, क्योंकि हमें कार्बोकेटाइन के भी काउंट करना है। तो कार्बोकेटाइन के कितने? यहाँ पे 4, 1 2 3 4, और इस एल्कीन के ये वाला ये 2, और एक यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये भी तो इस एल्कीन के कार्बन के एडजेसेंट है ना, तो ये वाला हाइड्रोजन भी काउंट होगा। तो टोटल कितने? 9, ठीक है। एक रेडिकल, फिर हम रेडिकल का एग्जांपल था, ये बताओ, ये तो बहुत इजी है। मैम 3। हाँ, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, CH3, CH रेडिकल, CH3। इसमें कितने हैं? 6। मैम 6। 6। और जो CH3, 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 इसमें इजी है, 9। बताओ। 9, इसमें 9। मैम 9। तो बस यही क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, अब हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते हैं। तो अब हम सिर्फ पहले उसमें कार्बोकेटाइन में पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन है। मैम 9। हाँ हाँ 9, ठीक है, 9 सुन लिया मैंने। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो इस एग्जांपल को हम लेके चलते हैं, दिस और C+। यहाँ पे अब मुझे इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हो, तो मैं कैसे बना सकती हूँ? हो सकता है एक बार ये वाला बॉन्ड टूट रहा हो CH का, तो CH डबल बॉन्ड CH, इसके साथ CH2 भी, H2, ठीक है, CH2, और यहाँ पे H प्लस क्या है, साइड में खड़ा रहता है, ठीक है। हो सकता है ये वाला हाइड्रोजन टूट रहा हो, तो H प्लस CH। साक्षी इतना लेट क्यों क्लास में? और फिर नेक्स्ट हो सकता है ये वाला हाइड्रोजन टूट रहा हो, तो कितना होगा? H प्लस H डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अगर हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स काउंट करें तो कितने हैं? पहले तो ये हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं इसके पास, बताओ। इस वाले 3 है अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करूं जिसमें CH बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो कितने होंगे? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग, HC लिख रही हूँ हाइपर कॉन्जुगेटिंग के लिए स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, जिसमें CH बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, CH बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो वैसे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है? 3। तो यानी कि वो कितने हैं? वो अल्फा हाइड्रोजन्स के इक्वल ही हैं, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, ये वाला, इसमें कितने टोटल पहले बताओ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं इस कार्बोकेटाइन के लिए? हम 6। हाँ, तो 1 2 3 4 5 और एक 6 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो अल्फा हाइड्रोजन 6 हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे? 6। ठीक है,
तो यहाँ पे इस केस में हमें बनाने की देखने की जरूरत नहीं है, जब नॉर्मल हम कार्बोकेटाइंस देख रहे हैं जो स्ट्रेट है, ठीक है। तो यानी कि हम अब स्टेबिलिटी, अब जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उतनी ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होते हैं। अगर हम कंपेयर करें दो मॉलिक्यूल का, तो अगर दो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे एक मॉलिक्यूल के और दूसरे के कितने होंगे, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, तो 3 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसके प्रोपोर्शनल होगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपस में क्या होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब ना एक एग्जांपल, हाँ, तो जैसे हम नॉर्मल कार्बोकेटाइन की बात कर रहे थे, CH3 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 CH CH3 CH3 प्लस CH H CH3 और CH. तो इनमें से सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगा? इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, 1 2 3 4। हमें बहुत इजी था इसलिए मैंने पूछा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स कितने 9 हैं, इधर कितने 6 हैं, यहाँ पे कितने 3 हैं, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन से बताओ? मैम 0। हाँ, यहाँ पे 0। ठीक है, ठीक है, तो ये था 1। अगर सेकंड की बात करूँ, पॉजिटिव, इसमें, इसे अगर मैं दूँ 1, इसे दूँ 2, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगी? सेकंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट। सेकंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, सेकंड सबसे आगे, फिर थर्ड, क्योंकि सेकेंडरी ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स कितने अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन्स। इसमें कितने हैं? 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, और इसमें कितने हैं? 1 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा किसमें? 7 में, तो उस वजह से इसमें 7 सेकंड में, तो फिर सेकंड सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करके देख लिया, जिसमें सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, मैम थर्ड का अल्फा हाइड्रोजन समझ नहीं आया। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम थर्ड के कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? देखो 1 2, ये एडजेसेंट कार्बन और इसके एडजेसेंट कार्बन कौन सा, ये वाला, इसमें कितने, सिर्फ एक ही तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हुए? 3 हुए। और भी कहीं दिख रहे हैं तुम्हें? मैम नहीं है ना? ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन, जैसे हाँ, Me3 प्लस Et3C प्लस और आइसोप्रोपाइल 3C प्लस। तो अगर मैं इसे दूँ 1, इसको दूँ 2 और इसको 3 दूँ, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ, अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन? मैम Me3C+। यस, Me3C प्लस को खोल के लिखेंगे तो कैसा दिखेगा? CH3 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 प्लस ये कैसा होगा? CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 फिर C, और ये कुछ मैं इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में बना देती हूँ। आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर बताया था ना कल, तो याद रखना है स्ट्रक्चर ये कैसा होता है। ये एक्चुअली में कैसा होगा? CH3 CH CH3 और यहाँ पे कार्बोकेटाइन से जुड़ा होगा और सिमिलरली ऐसे बाकी और भी लगे होंगे। ठीक है, तो 1 2 3, इसमें कार्बोकेटाइन के लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? मैम 9। 9 है। इसमें कितने हैं? मैम 6। यस 6, और इसमें 3। मैम 3। 3, क्योंकि ये तो दोनों तो कार्बन ही है, इस कार्बन से बस एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन से भी बस एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है और इससे भी बस एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो अल्फा हाइड्रोजन इतने हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे? इसके 9 ही होंगे, इसके 6 होंगे, इसके 3 ही होंगे, क्योंकि इक्वली होता है अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें CH बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा होता है, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड।
ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? 1 की ही होगी ज्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कर दूं, बढ़ूं आगे? यस मैम। Yes. अब एक स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लो, स्टेबिलिटी ऑर्डर AERHI। तो ये स्टेबिलिटी कुछ होती है ऐसी। ठीक है, ए से क्या होता है पता है? एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी। इससे क्या होता है? मैम ई से नहीं याद, आगे रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। ये इक्विवेलेंट आरएस होते हैं। जिन रेजोनेंस में हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट आरएस बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल रेजोनेंस, ये हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये इंडक्टिव इफेक्ट। तो जब भी हमें स्टेबिलिटी देखनी होगी तो हमें इस ऑर्डर से देखना होगा। ठीक है, काफी जगह हमें हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम किसे देंगे? हम किसको प्रेफरेंस देंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन को। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट से। कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस होंगी, वो हम देखते चलेंगे कहाँ पे एक्सेप्शंस होंगी, लेकिन ये ऑर्डर है। हमें सबसे पहले एरोमेटिसिटी से कोई स्टेबल हो रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर इक्विवेलेंट आरएस है और एक नॉर्मल रेजोनेंस है, उसमें से कोई स्टेबल हमें देखनी है तो इक्विवेलेंट आरएस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें चीजें देखनी है इसमें। तो एक्सेप्शंस तो है इसमें, यहाँ पे लिख लो एक्सेप्शंस आर देयर। एक्स, एक सेकेंड, जो कि हम पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे अपने आपस में। ठीक है, अब चलो एक अगर क्वेश्चन है, अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पूछूं किसका, CH3 और CD3, इसमें से हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज्यादा होगा, बता सकते हो? सोचो सोचो, जैसे जो पढ़ चुके हो वही लॉजिक लगेगा इसमें, बस उसी चीज को यूज करके इसका आंसर डिड्यूस करके दिखाओ। मैम CD3। मैम CH3। हाँ, CH3 में ज्यादा होगा ना कि CD3 में। क्यों, रीजन भी बताओ। मैम क्योंकि प्लस आई इफेक्ट सी मतलब डी का H से ज्यादा होता है। हाँ, तो अगर उसका प्लस साइज ज्यादा है तो उसका हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा, ये कोई रूल है क्या? हमेशा मैम ऑपोजिट ही नहीं, होगा। बॉन्ड मैम, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो फर्क होती है हाँ, ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात थी हमने जब CH बॉन्ड और CD बॉन्ड की बात करी थी, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन था? CD, और CH में CD। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी वो ज्यादा थी CD की। ठीक है, तो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको टूटना उतना ही मुश्किल होगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, CH बॉन्ड ही तो ब्रेक होता है ना। अगर हम H को D से रिप्लेस कर देंगे तो CD बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ CD की ज्यादा है तो तोड़ने में किसको डिफिकल्टी होगी ज्यादा? CD को ही तोड़ने में ज्यादा डिफिकल्टी होगी, इसलिए वो हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा डिफिकल्टी से दिखाएगा। तो अगर हम CH3 और CD3 की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन इजीली कौन शो कर सकता है? CH3 शो कर सकता है। इसमें किसी को डाउट? रीजन क्या है? वही बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो यानी कि तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो CH बॉन्ड की एनर्जी जो है वो कम है एज कम्पेयर टू CD बॉन्ड। CD बॉन्ड को ज्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए। ठीक है, ये बेसिक एक तरीके से इसका रीजन है इसके लिए। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो आगे। नो मैम। यस मैम। हाँ, तो फिर एक चीज CH3 CH3 मतलब एक क्वेश्चन ही है ये, प्लस CD3 CH3 प्लस CD3 CD3 CH3 प्लस और CD3 प्लस। तो 1 2 3 4। अब इसमें मुझे ना स्टेबिलिटी बताओ कार्बोकेटाइन की, मतलब सारे इफेक्ट्स कर लो, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा होगा, लेकिन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन सी, किस मतलब किस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? मैम फर्स्ट की सबसे ज्यादा। हाँ, किसने दिया आंसर? हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रहेगा। क्रिश के अकॉर्डिंग 4 है और हम फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाँ, फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, यही है। फर्स्ट की सबसे ज्यादा होगी, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ऐसा क्यों? जैसे
हमारे पास इसमें इंडक्टिव भी लग रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है। इंडक्टिव तो फोर्थ में ज्यादा होगा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा? फर्स्ट में। और ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा है? हाइपर कॉन्जुगेशन, हमारा इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रेफरेंस देंगे और सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? 1, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। ओके, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखो, CH3 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 CH2 पॉजिटिव, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ कार्बोकेटाइन का। मैम थर्ड, सेकंड, थर्ड, यही बोला ना? सेकंड, यस मैम। फिर मैम मैम जो फोर्थ और सेकंड है वो तो सेम नहीं है? नहीं, सेम नहीं है। ये CD3 है और ये भी CD3 है। ओके ओके ओके। बताओ क्या होगा ऑर्डर? मैम थर्ड, हम्म फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट। तो ये फोर्थ होगा, थर्ड, फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट। इसका रीजन समझ आ रहा है सबको क्या होने वाला है? सोच सकते हो क्या रीजन है? सबका आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई है जिसका डिफरेंट आंसर आ रहा है? मैम रीजन क्लियर नहीं है। खुशू क्या आ रहा है? मैम हाँ मैम इसमें इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होगा। हाँ, तो खुशू तुम्हारा कुछ अलग आ रहा है? यस मैम, आई थिंक फर्स्ट पहले होना चाहिए। फर्स्ट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो तुमने जो लास्ट क्वेश्चन में लगाई थी चीज वही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में क्या था? हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा था, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो रहा है? कार्बोकेटाइन ये है, और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जो कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट में कार्बन होगा उस पे जो हाइड्रोजन हो। इस कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट में कार्बन ये है, इस पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नो मैम। नहीं है ना? किसी में भी देख लो, 1 2 3 4 किसी में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ना इस कार्बन पे है, ना इस कार्बन पे है, ना इस कार्बन पे है। तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। क्या हो रहा होगा? इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे अब बस इंडक्टिव इफेक्ट ही है जो हम लगा सकते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट हमें पता है किसका होता है? डी का ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो जहाँ पे भी CD3 वाले मॉलिक्यूल ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। तो किस में सबसे ज़्यादा है? थर्ड में सबसे ज़्यादा है। थर्ड में 3 CD3 के मॉलिक्यूल्स है तो थर्ड, फिर सेकंड में 2 CD3 के मॉलिक्यूल्स है तो फोर्थ, फिर फोर्थ में, और फिर सेकंड में एक CD3 है तो सेकंड, एंड लास्ट में एक भी CD3 नहीं है तो फर्स्ट। ये समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हमें ध्यान देना है कि हम कहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ नहीं अप्लाई कर सकते। आग बंद करके कहीं भी अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ CH3+ और CD3+, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? CH3 CH3+ ज़्यादा स्टेबल होगा। क्रिश CH3 बोला ना? CD3 और सॉरी। कोई? और किसी के अकॉर्डिंग कोई डिफरेंट आंसर या सेम आंसर? बोलो भाई, बोल क्यों नहीं रहे? समझ नहीं आ रहा? जो कृष्ण ने बोला वो सही है क्या? CD3+ ज़्यादा स्टेबल होगा। अब मुझे रीज़न बताओ कोई और, क्या स्टेबल ज़्यादा क्यों होगा CD3+? मैम CH3 बोला मैंने। CH3 होगा। CH3+ ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा? रीज़न बताओ। मैम क्योंकि CD3 जो है मैम उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें किस चीज़ के लिए देखनी पड़ती है? मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो क्या नहीं कर पाएगा ये बताओ। मैम ये वो नहीं कर पाए मैम, दूर हो जाएगा ना ये कार्बन से ड्यूटेरियम। देखो, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो छोटा होगा या बड़ा होगा?
मैम छोटा होगा, सॉरी छोटा होगा तो वो कार्बन से दूर होगा या पास होगा? मैम पास होगा। पास होगा ना। हाँ तो फिर क्या इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा कम होगा? मैम ज़्यादा होगा। हाँ तो ज़्यादा होगा, तो यानी कि CD3+ ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, आ गया? ओके मैम। ईशांत तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? अगर माइक ऑन कर सकते हो तो प्लीज़ माइक ऑन करके बोल लो। कुछ बोलो ईशांत, तभी तो पता चलेगा ना क्या क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें, क्या किस पॉइंट पे समझ नहीं आ रही चीज़। तो ये किसकी वजह से है? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, जो कि डी का ज़्यादा होता है। किससे? एच से। प्लस आई इफेक्ट डी का ज़्यादा होगा एच से। सेकेंड स्टार्टिंग से ईशान ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग तुम फिर से देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर से देखना है ये क्लास, और ना समझ आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना, क्योंकि पूरी क्लास तो मैं रिपीट नहीं कर सकती, बच्चे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये पूरे क्लास फिर से, और इससे पहले की रिकॉर्डिंग्स भी देख के रखना, जो पहले की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। ठीक है, पहले का देखोगे तो समझ आएगा। तो ठीक है, अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में एक एक्सेप्शन भी पढ़ लो। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं, जो अभी हमने कार्बोकेटाइन की हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ी, इसमें एक्सेप्शन पढ़ो। उसके लिए तुम सर से बात करना रिकॉर्डिंग्स के लिए। देखो CH3 CH प्लस वेट, Cl3 CH प्लस CH3, और एक मॉलिक्यूल है मेरे पास Cl3 CH2 CH2 प्लस। तो मुझे इसको अगर मैं फर्स्ट दूँ और इसको सेकंड दूँ, तो इन दोनों में से क्या ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, बता सकते हो? मैम Cl3 है। हाँ Cl, क्लोरीन, CCl3 बेसिकली। ठीक है, मैम सेकंड। सेकंड ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। रीज़न बताओ। मैम क्योंकि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है। हाँ, तो ये एक्सेप्शन हमने इसीलिए बोला है क्योंकि हम माइनस आई इफेक्ट को दे रहे हैं। अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो उसके अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? 3, और इसके अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? 2। तो अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग 1 ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्टेबल क्या होता है? ज़्यादा, सेकंड ज़्यादा स्टेबल होता है 1 से। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो माइनस आई है, माइनस आई ऑफ Cl इज वेरी डोमिनेंट, इज डोमिनेंट है, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट है माइनस आई। वरना जनरली क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट होता है, लेकिन इस केस में क्या है? एक्सेप्शन है, क्लोरीन लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो माइनस आई ऑफ Cl इज डोमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा, ना कि फर्स्ट। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, बताना कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा नहीं ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मैम हाँ बोलो कुछ। मैम जो सेकंड है मैम, उसमें हम अल्फा हाइड्रोजन Cl3 से देखेंगे मैम, या रेडिकल कार्बोकेटाइन से मैम? देखो हम स्टेबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोकेटाइन की। हम अल्फा हाइड्रोजन Cl3 से देखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन किसे स्टेबिलाइज करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन कार्बोकेटाइन को तो स्टेबिलाइज करेंगे ना। तो इसके लिए क्या है? 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं कोई, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो इसके लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 3। इस कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट कार्बन में ये है, इस पे कितने हाइड्रोजन है? 2, तो ये 2 हुए। बस ये देखना है यहाँ पे। यस मैम। तो मैम हाँ बोलो। मैम फर्स्ट वाले में अगर इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा तो फिर वो कार्बोकेटाइन को ही स्टेबल करेगा। फर्स्ट वाले में अगर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा तो? अगर लगेगा तो भी लग रहा है फर्स्ट वाले में इंडक्टिव इफेक्ट, तभी तो वो लेस स्टेबल हो गया ना। मैम वो कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा। नहीं, स्टेबल क्यों करेगा? Cl है, Cl कैसा है? विड्रॉइंग है या रिलीजिंग है? विड्रॉइंग। तो विड्रॉइंग कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा या अनस्टेबल करेगा? मैम और पॉजिटिव चार्ज कर देगा तो सेकेंडरी और में। पॉजिटिव चार्ज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, या सोचो कोई गरीब है, उससे तुम और ज्यादा पैसे खींच रहे हो उसके, और ज्यादा उसे गरीब बना रहे हो, तो उसकी लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी और ज्यादा गरीबी की तरफ जाएगी?
बट मैम सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है। हाँ, तो यही तो रीजन था ना, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल क्यों था? एक तो एक अच्छा तुम वो कार्बन वाले इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हो ना, क्या सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है या प्राइमरी? अब देखो जो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी के कंपैरिजन में, वो क्या था? एक तो इंडक्टिव इफेक्ट था, ठीक है, एक प्लस आई मान लो, एक क्या मान लो, एक यहाँ पे लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन और एक लग रहा है यहाँ पे माइनस आई, ठीक है, ये 3 इफेक्ट है जो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अभी देखो मैंने क्या बोला था कि प्लस आई और हाइपर मतलब नॉर्मल इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रेफरेंस देंगे। ये किसके लिए है? जब यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगाओ, अगर CCl3 की बात कर रही हूँ मैं और CH3 की बात कर रही हूँ, तो प्लस आई वाला ग्रुप कौन सा है? कौन CH3। करता है प्लस आई? CH3 करता है, तो प्लस आई बस ये है। इसके लिए बात करूँ तो यहाँ पे प्लस आई कहने को CH3 कर सकता है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे Cl3 लगा दिया है तो एक तरीके से पूरा ग्रुप जो है वो थोड़ा बहुत जो शो कर रहा है माइनस आई शो कर रहा है, प्लस आई शो कर ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 क्या लगा दी? Cl3 लगा दिया है, ठीक है। तो एक तो हो गया। अब यहाँ पे इन हाइड्रोजन्स की वजह से इससे क्या मिल रहा है? ये वाला ग्रुप प्लस आई भी कर रहा है और ये वाला ग्रुप क्या कर रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन भी कर रहा है। तो हमने अब दोनों क्या, इन दोनों में इफेक्ट में क्या होगा? डोमिनेंट हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो हम उस प्लस आई को भूल ही चुके हैं, या प्लस आई को शो भी कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबिलिटी किससे दे सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन से दे सकता है। तो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन इसका लिया है और इसका क्या लिया है? ये तो सिर्फ माइनस आई कर पाएगा, तो उसके माइनस आई को कंपेयर किया है। अब क्या बात हुई कि नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन और अगर जहाँ पे क्लोरीन लगा हो वहाँ का अगर हम माइनस आई देख रहे हो, तो उस केस में क्या हो? माइनस आई ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो माइनस आई यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग होगा इस हाइपर कॉन्जुगेशन से, इस वजह से ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला स्टेबल नहीं है, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो CH2 प्लस से जो Cl3 है ये थोड़ा दूर है, यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन के एकदम पास में है, और यहाँ पे CH2 प्लस से CCl3 थोड़ा दूर है। तो इस वजह से कंपैरेटिवली यहाँ पे माइनस आई कम होगा, क्योंकि माइनस आई क्या है? डिस्टेंट डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा इस पे कम लग रहा होगा, लेकिन इसके एकदम बराबर में से माइनस आई मिल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से कम स्टेबिलिटी हो जाएगी। ये चीज देखनी है। तुम इसको और इसको कंपेयर कर रहे थे बेसिकली, या इसको कंपेयर कर रहे थे, जो भी था। पर देखो हम प्लस आई हाइपर कॉन्जुगेशन की किसमें? CH3 में ही बात कर रहे हैं, वो तो एक ही मॉलिक्यूल है, यही प्लस आई कर सकता है, यही हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। और अगर एक की बात अगर और इसमें हमें लेना हो डोमिनेंट कौन सा? हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हम उससे कंपेयर करके बता रहे हैं, ठीक है। जनरली जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करोगे उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ही देखना। हमने स्टार्टिंग में करा था इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करके, क्या जो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग था? वो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग था। उस टाइम पे ये चीज हमने डिस्कस नहीं करी थी, क्योंकि हमने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ा था। कभी भी क्वेश्चन आएगा कार्बोकेटाइन का, हमें डोमिनेंट इफेक्ट किसे मानना है? हाइपर कॉन्जुगेशन को। लेकिन उसके एक्सेप्शंस कहाँ आ जाती है? जब कभी भी क्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट काफी स्ट्रांग हो जाएगा, तो वहाँ पे हमें माइनस आई इफेक्ट को ज्यादा स्ट्रांग मानना है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ओके मैम। कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब नो मैम। ठीक है। हाँ, तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ, एक फर्स्ट स्ट्रक्चर दूंगी, एक सेकंड स्ट्रक्चर दूंगी, और तुम्हें यहाँ पे स्टेबिलिटी बतानी है, क्या वो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है। तो बारी बारी से, ये प्लस है और ये है, इसमें कौन सा स्टेबल होगा ज्यादा? सेकंड। सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा 1 से, क्यों? क्योंकि इस पे 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और इस पे कितने हैं? सॉरी, इस पे 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और इस पे कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो 9 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो सेकंड ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं, तो अब मुझे आंसर देते रहो, मुझे सबसे आंसर मिलने चाहिए ऑलमोस्ट, जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं क्लास में वो भी। इसका बताओ सेकंड का। सेकंड। मैम सेकंड होगा ज्यादा। हाँ, सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन्स किस में ज्यादा है? 9 इसमें, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन से बताओ? 5। मैम 5। हाँ, इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। इसमें बताओ थर्ड में। सेकंड। सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा 1 से। सेकंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन से? 3 और 4 5, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन से? 1 2 3 4, ठीक है। तो इस वजह से सेकंड ज्यादा। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ 1 2 स्टेबिलिटी, और एक इधर 1 2, ठीक है। तो फोर्थ व्हाट इज
मैं लिख रही हूँ और ये सॉल्व करते रहो और फिर मैं एक साथ आंसर पूछती रहूंगी, बताना मुझे। इस वाले कार्बन पे है कार्बोकेटाइन ये। तो चलो अब हो गया, तो अब मुझे बताओ इनके आंसर्स। मैम फर्स्ट ज्यादा मैम फर्स्ट। फोर्थ में फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड से। फिफ्थ में बताओ। मैम सेकंड। सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। सिक्स्थ में फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड से। सेवन्थ में मैम फर्स्ट। हाँ फर्स्ट ही ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड से। एट्थ में मैम फर्स्ट। हाँ फर्स्ट मोर देन सेकंड। नाइन्थ में सेकंड। या सेकंड में कितने, बस इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। टेंथ में फर्स्ट। यस फर्स्ट इज मोर देन स्टेबल देन सेकंड। 11th में हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का है। इस कार्बन पे है, वैसे किसी पे भी मान लो क्योंकि दोनों 6 मेंबर्ड रिंग ही है तो तुम्हें आंसर सेम ही मिलेगा, पर मैं बता रही हूँ कैसे पे है, तो अब देख लो। इस पर है, इस पे। अब बताओ। मैम सेकंड। मैम सेकंड होगा इसमें। हाँ सेकंड होगा। क्यों होगा सेकंड? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो उसी के पास ज्यादा है ना। Yes, 3 मैम। यहाँ पे, 3 यहाँ पे और यहाँ पे 1, और इसके पास यहाँ पे 2 है और इधर 1 है, तो इस वजह से इसके पास कितना है 5 है और इसके पास कितना है 7 है, तो इस वजह से सेकंड ज्यादा, ठीक है। 12th में फर्स्ट। होगा। फर्स्ट। फर्स्ट। यस फर्स्ट ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। इसके पास कितने हैं 1 2 3 6 7 और इसके पास 5, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। चलो ये है, अब एल्कीन तो ये है, इस एल्कीन के लिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बताओ। मैम 3। यस 3 अल्फा हाइड्रोजन से, तो इस कार्बन, ये कार्बन इस एल्कीन के एडजेसेंट है, तो उस पे जितने भी हाइड्रोजन्स होंगे वो इसके अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, तो वो कितने हैं 3। तो हम कैसे दिखा सकते हैं इसके हाइपर कॉन्जुगेशन, कुछ ऐसे H प्लस H H CH और CH2 नेगेटिव, ठीक है। हो सकता है ये वाला हाइड्रोजन टूटा हो तो उस केस में जैसे सेम कार्बोकेटाइन की दिखाई थी वैसे दिखानी है। और ये तो यहाँ पे भी कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स इन्वॉल्व हो रहे हो, 3 ही है, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जिसमें CH बॉन्ड की ब्रेकिंग इन्वॉल्व हो रही है, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, तो यानी कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा होंगे यहाँ पे, मतलब हमें इसमें भी वही चीज़ देखनी है। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे भी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
जैसे हमने कार्बोकेटाइन के केस में किया था, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट पे आ जाऊँ, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3, अब बताओ इन पांचों एल्कीन में से स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ मुझे, किसका सबसे ज्यादा होगा? मैम 5 4 फिफ्थ का 3 सबसे 2 ज्यादा होगा। देन 1 4 3 2 1 देन 3 3 2 देन 1 2 देन 1। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं यहाँ पे? फिफ्थ में मैम 12 12, फोर्थ में 9, 9 इसमें 6, 6 इसमें 3 और इसमें बोलो मैम इसमें 0। 0। ठीक है, तो जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। ठीक है, तो अच्छा एक रूल पढ़ा होगा तुमने, सेट रूल या जेड रूल, जो भी उसे बोलते हैं। मैम 9th में 10 नहीं होंगे अल्फा हाइड्रोजन? खुशू क्या बोल रहे हो? मैम 9th में 10 अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे? 9th में किसमें? सॉरी सॉरी मैम 4th इसमें फोर्थ में, इसकी बात कर रहे हो ना, इस वाले एग्जांपल की? में। देखो अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं? जो एल्कीन के एडजेसेंट कार्बन पे हो। ठीक है, हमारी एल्कीन क्या है? ये हमारी एल्कीन है पूरी, हमें इसको पूरा एज इट इज लेना है। अब इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है ना, उस पे हाइड्रोजन हमें काउंट करने हैं। इसके एडजेसेंट का कार्बन एक ये है, एक ये वाला कार्बन है, ठीक है, रेडिकल नहीं है, और एक ये वाला कार्बन है। यहाँ पे कोई कार्बन है? नो मैम। नहीं है ना, तो ये अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, ये तो डायरेक्टली एल्कीन से अटैच है। जो डायरेक्टली एल्कीन से अटैच है हाइड्रोजन्स, वो अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, उन्हें मत काउंट कर देना गलती से। ठीक है, तो ये रूल एक पढ़ा होगा, ये रूल का इसकी डेफिनेशन याद है? क्या थी डेफिनेशन इसकी? मैम लेस More number of सब्स्टिट्यूटेड substitutes is the major alkene. हाँ, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी और वही मेजर अमाउंट में बनती है। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था? क्या उस पे जैसे ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, फिर इस पे एक सब्स्टिट्यूशन हो गया, अब इस पे 2 सब्स्टिट्यूशन हो गए, इस पे 3 सब्स्टिट्यूशन हो गए, 3 मिथाइल आ गए, और इस पे 4 सब्स्टिट्यूशन हो गए हैं। तो ज्यादा स्टेबल थी जिस पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन थी। तो उसका रीजन एक्चुअली में क्या था? कहाँ से आ रहा था? हाइपर कॉन्जुगेशन से ही आ रहा था उसका रीजन। क्या ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड में क्या होता है? ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल बनती है। ठीक है, तो ये रूल एनसीईआरटी में कहीं दिया हुआ है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 इसमें बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? थर्ड सेकंड फर्स्ट। यस, थर्ड सेकंड फर्स्ट। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं इसमें? 3 6 7 8 9 10। इसमें कितने हैं? 7। 7 में 4। मैम 4 4 ठीक है, तो बस ये ऐसे ही देखना है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये तीन है हमारे पास, 1 2 3। इन तीनों में अगर हमें स्टेबिलिटी बतानी हो तो हम कैसे बताएंगे? मतलब ऑर्डर बताओ अपने अकॉर्डिंग, क्या क्या हो सकता है इसका? कितने अल्फा हाइड्रोजन है फर्स्ट में?
सेकंड में 6 6 इसमें मैम इसमें भी 6 है। तो इन दोनों में हम कंपैरिजन कैसे करेंगे 2 और 3 में? अल्फा हाइड्रोजन से दोनों में सेम है। मैम मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ऐसे करके। देखो सब्स्टिट्यूशन तो दोनों में बराबर ही है, इसमें दोनों है और इसमें भी 2 ही है, इसमें बस अलग अलग कार्बन पे हैं और इसमें सेम मैम कार्बन पे 2। सिमेट्री, हाँ सॉरी क्या? मैम सिमेट्री। नहीं सिमेट्री भी नहीं है इसका ऑप्शन। सिमेट्री तो बहुत लास्ट वाली चीज़ है जो हम देखते हैं, इसमें सिमेट्री भी नहीं है। अच्छा इस थर्ड का नाम बता सकते हो? थर्ड का स्ट्रक्चर का नाम क्या है, मतलब इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? आइसोब्यूटेन का नाम स्ट्रक्चर पता है किसी को? मैम आइसोब्यूटीन। हाँ ये आइसोब्यूटीन है हमारा। आइसोब्यूटेन कुछ ऐसा होता है क्या, ये किसी से भी अटैच्ड है, मतलब यहाँ पे CH3, ये CH3, ये CH और ये CH2, ये हमारा आइसोब्यूटेन होता है। एनसीईआरटी में भी गिवन है ये, मतलब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ से किसी भी R ग्रुप से अटैच्ड होगा। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, ये आइसोब्यूटेन बन जाएगा। तो ये यही वाला स्ट्रक्चर है। ये वाला CH2 कौन सा है, अगर मैं से 1 2 3 4 ऐसे ही बस नंबरिंग दे रही रैंडम, ये कोई आईपैक वाली नंबरिंग नहीं है। 1 2 3 4 तो देखोगे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, आइसोब्यूटेन है। ये बेसिकली आइसोब्यूटाइल होता है ना कि ब्यूटेन। ब्यूटाइल आइल क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये किसी का सब्स्टिट्यूएंट होगा। अगर यहाँ पे CH3 हो तभी आइसोब्यूटेन बन जाएगा, अगर यहाँ पे जो पूरा कार्बन CH3 हो तो, ठीक है। तो ये आइसोब्यूटीन है। तो अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है ना वो आइसोब्यूटीन ही होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ उसे आइसोब्यूटीन, ठीक है। सेकेंड एंड देन 1, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है सेकेंड थर्ड होता है। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के, ठीक है। काफ़ी बार हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स से भी, जैसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में से निकाल देते हैं ना स्टेबल कौन सा है, ऐसे हम यहाँ से निकाल के देखते हैं। तो अगर मैं इसका बनाऊँ CH डबल बॉन्ड CH और अभी मैं इसको CH3 रहने देती हूँ। मान लो मैं इस वाले कार्बन से फिलहाल हाइपर कॉन्जुगेशन करा रही हूँ, तो ये कुछ ऐसे जाएगा और ये कुछ ऐसे जाएगा, H प्लस H डबल बॉन्ड CH नेगेटिव CH3, ठीक है। अब जितने भी इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे आगे वो सारे कैसे ऐसे ही बनने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इसके भी 6 हैं, इसके भी 6 हैं, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स तो सेम ही होंगे, तो उसकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर की बात देखूँ तो जो ये स्ट्रक्चर है, मैं अगर ये वाला हाइड्रोजन तोड़ दूँ तो भी ये वाला स्ट्रक्चर मिलने वाला है, ये वाला हाइड्रोजन तोड़ के करूँ हाइपर कॉन्जुगेशन तो भी, अगर मैं इस कार्बन के हाइड्रोजन तोड़ के हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर करूँ तो भी मुझे ऐसा ही मिलेगा, बस जो कार्बन आयन है जो नेगेटिव चार्ज है उस पर आ रहा होगा, लेकिन वो सेम ही बात है। बेसिकली किस तरीके का कार्बन आयन है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री? मैम 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन आयन है। तो इसके सारे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में हमें कैसा कार्बन आयन मिलेगा, 2 डिग्री कार्बन आयन। और अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल की बात करूँ यहाँ पे CH3 C, इस वाले को मैं खोल के लिख लेती हूँ क्योंकि मैं इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। CH2 इससे भी दिखा सकते हैं, इससे भी दिखा सकते हैं, दोनों से ही बनेंगे, लेकिन हमें बस एक ही बनाने की ज़रूरत है, हमें उसी से पता चल जाएगा। तो CH प्लस H डबल ये कुछ ऐसे शिफ्ट होगा, तो वेट हाँ CH2 वेट हाँ CH2 नेगेटिव। ये कैसा कार्बन आयन है, मैम 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन आयन। तो हमें सारे स्ट्रक्चर से इसमें 1 डिग्री मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ का कोई भी हाइड्रोजन टूट जाए या इस कार्बन का कोई भी हाइड्रोजन टूट जाए, हमें हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसा मिलेगा, 1 डिग्री कार्बन आयन। 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन आयन की बात करें तो ज़्यादा स्टेबल कौन है? मैम 1 डिग्री कार्बन आयन। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री कार्बन आयन। तो यानी कि जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है वो किसके ज़्यादा बन रहे होंगे, आइसोब्यूटेन के ज़्यादा स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे। इस वजह से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है हमारा, आइसोब्यूटेन। और नॉर्मल ब्यूटीन में से ब्यूटूइन में से हमारा थर्ड ज़्यादा स्टेबल है, देन सेकंड एंड देन 1। रीज़न समझ आया इसका? यस मैम। ठीक है,
यस मैम। तो बस यही चीज़ है इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं। मैं वही फिर से स्ट्रक्चर्स पूछूंगी, वन मतलब स्ट्रक्चर बताऊंगी और तुम्हें क्या बतानी, स्टेबिलिटी बतानी है। स्टेबिलिटी, मैम एक बार लास्ट पेज करना। एक सेकेंड, ये लो। हो जाए तो बता देना। मैम डन। ओके, ठीक है, पहले जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस लिख लो, फिर एंड में बताना स्टेबिलिटी। 1 2 चलो लिख लो, तो मुझे आंसर बताना शुरू करना। नहीं, 1.5 आवर की क्लास होगी शान। अगर लिख लिया है तो आंसर बताना शुरू करना। ओके, जल्दी जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ। सेकंड होगा फर्स्ट में। तो फर्स्ट में सेकंड इज मोर स्टेबल देन 1, क्योंकि इसमें मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है 3, इसमें कितना है 0 है, 0 नॉट 6। 2 में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? मैम सेकंड। यस सेकंड। थर्ड में? मैम सेकंड। यस। और कोई भी बताओ। इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें 3, इसमें 6, इसमें 3। 4 में? मैम फर्स्ट होगा। फर्स्ट होगा ना, अभी अभी इसका रीजन बताया। यही वाला क्वेश्चन तो किया था पीछे, याद है? यस मैम। यस मैम। यही किया था पीछे। तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड। मैम फिफ्थ में फर्स्ट होगा। फर्स्ट। फर्स्ट होगा 2 से। सिक्स्थ का? मैम सेकंड। सेकंड। ओके, सेकंड देन 1। ठीक है, अब बताओ 7 का? फर्स्ट। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। 8 का? फर्स्ट। मैम फर्स्ट। किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो रोक लेना, ठीक है। 9 का? फर्स्ट। यस, फर्स्ट इज मोर देन। 10 का? मैम सेकंड। देखो इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें कितने? फर्स्ट वाले में काउंट करो।
मुझे मतलब अल्फा हाइड्रोजन्स बताओ कितने हैं। मैम ये अलग अलग एल्कीन नहीं हो गई? मैम 10 आ रहा है। देखो हमें टोटल करना है, भले ही अलग एल्कीन हो या साथ में हो, हमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन्स बताने हैं। बताओ कितने हैं। दो मैम यहाँ 10। पे, दो यहाँ पे, दिखा देती हूँ बाकी लोगों को भी। अब इस एल्कीन के लिए तो और कोई एडजेसेंट कार्बन नहीं है, इस एल्कीन के लिए है ये वाला कार्बन, तो इसके हाइड्रोजन्स भी काउंट होंगे और ये वाला कार्बन भी है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। 10 किसने बोला? मैम मैंने बोला था। कौन सा दिख रहा है? दो और अल्फा हाइड्रोजन्स कहाँ से है? मुझे तो नहीं दिख रहे। मैम हो गया क्लियर। गलती से ऊपर वाला काउंट कर लिया था। अच्छा ठीक है, तो इसमें कितने हो गए? 8 हो गए। इसमें कितने हैं सेकंड में? 8 ही है। मैम 80 है। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे इसमें स्टेबिलिटी? मैम कार्बन आयन वाला? नहीं, यहाँ पे देखो जब भी रिंग्स वाली बात होगी ना, क्या एक रिंग में डबल बॉन्ड है दो या अलग अलग रिंग में है, तो जो एक रिंग में होते हैं ना डबल बॉन्ड्स वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ पे देखो एक रिंग में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें अलग अलग प्रेजेंट है, तो एक रिंग में अगर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू अलग अलग में। ठीक है, रिंग्स के केस में ये चीज़ याद रखना। तो क्या है मैम रेजोनेंस के बेस पे। हाँ, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन सेम रिंग आर मोर स्टेबल। इलेवन में मैम फर्स्ट होगा। फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। 12 में, मैम सेकंड। 12 में Second. सेकंड होगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, एक चीज़ देखते हैं। इसका नाम क्या है स्ट्रक्चर का, इस मॉलिक्यूल का नाम? टॉलुइन। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, ऑर्थो, पैरा या मेटा डायरेक्टिंग जो होते हैं, तो ये टॉलुइन कौन सा डायरेक्ट करता है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को? कहाँ पे? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा पे करता है, लेकिन क्यों करता है ये? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ाएगा। हाँ, लेकिन रीज़न क्या है? जैसे अगर मैं बात करूँ, हमने रेजोनेंस में वो स्ट्रक्चर बना के देखा था, उसमें मैम आधा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। किस उसके थ्रू, किस फिनोमिनन के थ्रू? मैम प्लस आर ग्रुप है नहीं? आर ग्रुप है। रेजोनेंस प्लस आर के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए या नेगेटिव चार्ज हो, मतलब रेजोनेंस किस मैकेनिज्म से करेगा? जैसे ओ के ऊपर यहाँ पे क्या है, लोन पेयर्स है, तो ये तो डीलोकलाइज हो जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर तो कोई लोन पेयर्स मुझे दिख नहीं रहे, ना कोई नेगेटिव चार्ज है। कौन से मैकेनिज्म के थ्रू डोनेट करता है ये? हाइपर कॉन्जुगेशन। यस, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू डोनेट करता है। अभी ये तो पढ़ते आ रहे हैं ना हम, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें क्या है, और कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, CH बॉन्ड्स तो हैं। यस मैम। ठीक है, तो CH H और H, तो ये एल्कीन है, मान लो ये वाली एल्कीन अभी हम देख रहे हैं, तो इसके एडजेसेंट का कार्बन तो यही है और इस पे CH बॉन्ड्स हैं, तो यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन ये कर सकता है। तो अगर हम दिखाना चाहें तो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं इसे। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? हो सकता है दूसरा कार्बन जा रहा हो, दूसरा हाइड्रोजन मतलब। वेट, या फिर ठीक है, तो ये तीनों क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें CH बॉन्ड टूट रहे हैं। तो टॉलुइन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग किसकी वजह से है? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, ये याद रखना। ये तो पता होता है क्या ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन रीजन नहीं पता होता इसका। हाइपर कॉन्जुगेशन,
ठीक है, ये तो ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, लेकिन ये कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? ऑल्दो यहाँ पे CH बॉन्ड्स नहीं दिख रहे हैं, ये एक तरीके से -HC माइनस हाइप, जैसे +R -R होता है, ठीक है। ऐसे अभी तक हमने सारे जो भी देखे हैं वो क्या है, +HC वाले एग्जाम्पल देखे हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ भी हो सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं है, बस 1-2 ही है, जैसे CF3 हो टॉलुइन के ऊपर, या CCl3 हो, मतलब टॉलुइन नहीं बेंजीन रिंग के ऊपर, या CCl3 हो, ठीक है। तो इस केस में हो सकता है। कैसे दिखेगा, कैसे हमें कुछ ऐसे होगा और ऐसे होगा। तो अब इस पे क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स लिए गए हैं। यहाँ पे आएगा C, इधर F, ये F और एक F जो टूटा हुआ है, तो यहाँ पे F माइनस वाला इसके साथ रहेगा, जैसे H प्लस रहता था साथ, ऐसे F माइनस वाला साथ में खड़ा रहेगा, लेकिन बॉन्ड नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या एग्जाम्पल है, -HC का एग्जाम्पल है। इसमें किसी को डाउट? CCl3 भी कर सकता है ये वाला फिनोमिनन, CF3 तो कर ही रहा है, CBr3 भी कर सकता है, CI3 भी कर सकता है। तो जितने भी ये हेलोजेंस हैं, ये C इसके फॉर्म में CCl3, CBr3, CI3 की फॉर्म में अगर बेंजीन पे लगे हो तो हमारा क्या शो करेंगे, -HC शो करेंगे, ठीक है। इसमें कोई मैम अगर दिक्कत? सिर्फ फ्लोरीन हो तो? सिर्फ फ्लोरीन हो तो? यस मैम। सिर्फ फ्लोरीन हो तो क्या शो करेगा बताओ? कर चुके हैं हम ये। अगर सिर्फ फ्लोरीन हो तो क्या शो करेगा? -I -I शो करेगा। एक और चीज शो करेगा, +M SM भी शो करेगा, लेकिन डोमिनेंट क्या होता है इसमें? मैं माइनस -I -I डोमिनेंट होता है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में फ्लोरीन में, क्लोरीन में -I डोमिनेंट होगा। बाकी और जगह, हर जगह क्या +M डोमिनेंट होगा। मैम। हाँ बोलो। मैम अगर हम माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर में करें तो? सॉरी, फिर से बोलो। मैम जैसे ये हमने फ्लोरीन का किया, तो मैम इनमें सबसे ज्यादा किसका होगा माइनस हाइपर? अच्छा, CCl3, CBr3, CR3, इनका यस मैम। इनका अगर हम ऑर्डर देखना चाहें, -H किसका सबसे ज्यादा होगा? यस मैम। तो एक तो रीजन ये देख सकते हो कि बॉन्ड टूटना किस में आसान होगा, किस में टूटना बॉन्ड आसान होगा? मैम CA3 सी मैम I- CI3 में ना? CI3 में आसान होगा बॉन्ड टूटना, तो उस वजह से -HC उसमें ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन एक बार मैं कंफर्म करके बता दूंगी, क्योंकि हमने हर जगह यही देखा है कि जहाँ पे बॉन्ड टूटना आसान होगा वहाँ पे ज़्यादा अच्छी हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड वीक तो CI3 के केस में होगा, क्योंकि बॉन्ड में जो साइज डिफरेंस बहुत है कार्बन और आयोडीन के बीच में, तो उसमें बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। तो उसमें CI3 में सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होनी चाहिए -HC की, ठीक है। ये ही होना चाहिए। लेकिन अगर मैम मुझे कहीं कुछ मिलता है तो मैं बता दूंगी, कुछ अगर अलग आंसर हुआ या कोई और चीज़ एक्स्ट्रा मिली तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैम फ्लोरीन मेटा डायरेक्टिंग हो सकता है? फ्लोरीन यस मैम। नहीं, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा। मेटा डायरेक्टिंग कब होती हैं चीज़ें, जैसे NO2 होता है मेटा डायरेक्टिंग। मैम जब इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों। हाँ, विड्रॉइंग तो है, लेकिन जैसे उसका क्वेश्चन किसने पूछा था, ये क्वेश्चन मैम आयुष। आयुष ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि -I के थ्रू विड्रॉ कर रहा है, इसलिए उसने क्वेश्चन पूछा मेरे ख्याल से। लेकिन वो मेटा डायरेक्टिंग कब होगा, जब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे ली जा रही हो किसके फॉर्म में। देखो, अगर -I को हम देखेंगे, -I कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा अपना अच्छा -I किस कार्बन पे लगा रहा होगा, इस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये वाला कार्बन बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी होगी और सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की होगी। तो -I के अकॉर्डिंग तो हम कोई डायरेक्टिंग देख ही नहीं सकते ना। -I के अकॉर्डिंग अगर हम देखने लगे तो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे आएगा, हमेशा इस पोजीशन पे आएगा, पैरा पे आएगा, ठीक है। अगर -I के अकॉर्डिंग देखने लगे, हम जो डायरेक्शन देखते हैं क्या ऑर्थो पैरा होगा या मेटा होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये हमेशा हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट ही डिसाइड करेगा। उसके लिए -I हमें कंसिडर नहीं करना। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, वो जनरली हमारा क्या डिसाइड करता है, रिएक्टिविटी, क्या कौन कितना रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। इस पे क्वेश्चन भी बेस्ड है, पूरा सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड है NCERT में। अगर तुम देखोगे, आई डोंट नो, उस पर CL लगा होता है। इसमें होता है क्या, ऑल्दो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, CL जो है, CL वैसे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है -I से, लेकिन फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। देखा है क्वेश्चन, एग्जाम्पल की फॉर्म में है, पूरी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है इसकी,
12th की एनसीईआरटी में किसी ने देखा है? नहीं देखा, किसी को याद नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही तुम्हारा जो डाउट है क्वेश्चन ही सॉल्व करता है। तो जो माइनस आई जो है, माइनस आई हमारा क्या कंट्रोल करती है? इसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल करती है। क्या ये अच्छा, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग वगैरह हमारा काम किस में आता है? कौन सी रिएक्शन में आता है? नाम क्या होता है रिएक्शंस का, पता है? न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक नहीं, रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक। बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है? मैम नहीं मैम, बस एक्सट्रीम कंडीशंस पे होती है जब टेम्परेचर बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पॉसिबल है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है यानी कि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी कि E+ सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो यानी कि बेंजीन पे क्या होना चाहिए हमारा? अब इलेक्ट्रोफाइल को आके लगना है, तो वो किस साइड पे आके लगेगा? जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या कम हो? मैम इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ज्यादा हो, तो हमें ज्यादा वाली पोजीशन देखनी है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे थे, तो ये जो माइनस आई है, तो अब अगर मैं रेजोनेंस के थ्रू देखूं, Cl रेजोनेंस तो करेगा अपनी, रेजोनेंस के थ्रू नेगेटिव चार्ज तो हमें पता है ऑर्थोपैरा पे आता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा? हमेशा ऑर्थोपैरा पे ही जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस के अकॉर्डिंग तो क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज ऑर्थोपैरा पे ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम रिएक्टिविटी की बात करना चाहें कि कौन कितना जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन कितना स्लोली रिएक्ट करेगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा? हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये वाला जो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ बहुत स्लो रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू अगर मैं फिनॉल की बात करूँ तो फिनॉल काफ़ी फास्ट रिएक्ट कर जाएगा एज कम्पेयर टू ये फ्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन ओरिएंटेशन, इसका स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा? हमारा +m। क्या इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आएगा, पैरा पे आएगा, ना कि मेटा पे आएगा? ये चीज़ समझ आ रही है? एक बार खोल के देखना वो बुक और वो वाला एग्जाम्पल पढ़ के देखना, सॉल्व है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है एनसीईआरटी में पूरी, ओके मैम। ठीक है। बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे भी आगे, तो तब भी ये वाली चीज़ डिस्कस होगी फिर से, तो ना समझ आए तो टेंशन मत लो, वहाँ पे डिस्कस होगा। ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होती बेंजीन पे, ये सब सारी चीज़ें आगे आएंगी, ठीक है। तो हाइपोकॉन्जुगेशन इन टॉल्यूइन तक हमने चीज़ें देख ली हैं। एक अब हम आते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH बोल सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। बाकी ये होता क्या है, हीट है तो ΔH होता है। एंथैल्पी की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, एक हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है जिसमें यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं और यहाँ पे हम क्या रखते हैं? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। मान लो एक रिएक्शन है, आर गिविंग प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी है R and P। तो अगर मुझे इस डायग्राम से बताना हो, ठीक है, एक ये, तो ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल E1 है, ये डिस्टेंस है E2, तो मुझे बताओ ΔH कौन सा है इसमें से? E1 है ΔH या E2 है ΔH? E1 है ΔH। E1 ये है और ये है E2। कौन कौन बोलता है E1 है और कौन बोलता है E2 है? बताओ ΔH क्या होता है? मैम बोलो क्रिश। मैम E2 होगा कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट रहता है ना। हाँ, तो क्या होगा? E1 और E2 में मैम से कौन? E1 E1 होगा। और कोई? मैम हाँ, E2 होगा। E2 होगा, ठीक है। और कोई? साक्षी, कुछ पता है E1 या E2 में से क्या हो सकता है? कोई भी मैम आंसर तो E2 क्या? माइनस E1 नहीं होगा? E2 माइनस E1, अच्छा। और कुछ? चलो थोड़ा सही से बना के दिखाते हो यहाँ पे, अब कंफ्यूजन हो ही रही है तो तुम लोगों को। ये है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पे करते हैं और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो एनर्जी एक ये है, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी हमारी, ये सॉरी प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी हमारी क्या है? ये। और हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? ये। रिएक्टेंट यहाँ तक है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया था मैंने, E2 लिया था। और एक है हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होगी यहाँ पे, ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हमने लिया था? E1 लिया था। कुछ क्लियरली दिख रहा है कुछ डिफरेंस? मैम E2 ΔH होगा, is E2 होगा। E2 मैम।
E2 होगा ना। यस मैम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस होता है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, प्रोडक्ट की एनर्जी ये है, तो यानी कि रिएक्टेंट एनर्जी पूरी ये है और प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, ठीक है। मतलब जीरो से ही तो लेंगे ना हम रिएक्टेंट की एनर्जी के, पूरी डिस्टेंस ये और प्रोडक्ट की है, तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा डेलएच होता है, तो हमारा डेलएच होगा E2। इवन क्या होता है, इवन भी कुछ होता है, एक्टिवेशन मैम एनर्जी। एक्टिवेशन इवन एनर्जी। हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। तो इवन डेलएच नहीं है, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में बेसिकली हमें यही देखनी है अपनी रिएक्शंस की, कौन सी किस तरह की रिएक्शन की, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की देखनी है। तो जैसे हाँ, एक ये है एल्कीन और एक एल्कीन है ये, दोनों का हमें हाइड्रोजनेशन करना है। अच्छा, हाइड्रोजनेशन किस किस की प्रेजेंस में हो सकती है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ले सकते हैं हम, इसकी प्रेजेंस में हम नॉर्मली हाइड्रोजन करते हैं, हाइड्रोजनेशन निकल ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, प्लैटिनम। तो इन सारे कैटलिस्ट के बीच में हाइड्रोजनेशन हो सकती है, ठीक है। तो इसमें H2 ऐड किया, इसमें भी H2 ऐड किया, यहाँ पे कैटलिस्ट हमने मान लो निकल ले लिया, पैलेडियम ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, पूरा सब कुछ सेम है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से क्या मिलेगा, इस पे H और इस पे H, और अगर मैंने यहाँ पे ले लिया तो इस पे H और इस पे H, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहूँ, पहले बताओ कि इस एल्कीन में से वन में से, इसको चलो वन नहीं, वेट, इसको मैं R1 बोल देती हूँ, R1 R2, ठीक है। रिएक्टेंट तो दोनों अलग है लेकिन दोनों के प्रोडक्ट कैसे, सेम, ठीक है। तो R1 R2 में से ज्यादा स्टेबल कौन है, R1। R1 ज्यादा स्टेबल है सबके अकॉर्डिंग, यस मैम। यस ठीक मैम। है। हाइपोकॉन्जुगेशन के थ्रू अल्फा हाइड्रोजन R1 में ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन R2 में कम है, ठीक है। अब इन दोनों का मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम अगर बनाना चाहूँ, मतलब मैं एक ही में बना के दिखा देती हूँ कंपैरिजन के लिए, एक तो कुछ ऐसे होगा और एक कुछ मान लो ऐसे है, तो प्रोडक्ट तो दोनों का सेम है, इसलिए एंड कहाँ पे हुए, दोनों सेम जगह आके एंड हुए। R1 हमारा ज्यादा स्टेबल है, इधर लिख देते स्टेबिलिटी, और R2 हमारा कम स्टेबल है, तो वो तो हाई इन एनर्जी होगा, जो कम स्टेबल है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक ये और एक पूरा ये, तो ये जो बड़ा वाला है ये क्या है, डेल E2, वेट हाँ R2 ही है ना, बहुत कम है, ठीक है। और जो नीचे वाला है वो है डेल E1। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा है, R2 वाले की या R1 वाले की, मैम R2 वाले की। R2 वाले की, डेल E2 इज ग्रेटर देन डेल E1 है ना। यस तो मैम। यानी कि जो कम स्टेबल है उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, कम रिलीज हो रही है, लेस स्टेबल एल्कीन में, अगर मैं लेस स्टेबल एल्कीन की बात करूं, उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है या फिर कम रिलीज हो रही है, कम। मैम ज्यादा। मैम ज्यादा। R2 है ना लेस स्टेबल एल्कीन, R1 Yes, R2 ma'am. में R2 है लेस स्टेबल एल्कीन, और Yes, R2 ma'am. से मैं प्रोडक्ट तक का एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करूँ तो डेल E2 आ रहा है, तो वो ज्यादा रिलीज हो रही है, लेस स्टेबल एल्कीन का जो डेल H है वो ज्यादा है, जो डेल H है वो E2 है, डेल E2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी जो डेल एस है उसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्टेबल एल्कीन की, क्यों, क्योंकि इसी से हमें पूरे आंसर पता चल रहे हैं, जो R2 होता है वो ऑलरेडी हाई इन एनर्जी होता है, जो R1 होता है वो स्टेबल होता है, तो एनर्जी उसकी कम है, तो यानी कि वो एक ज्यादा स्टेबल से, एक मतलब स्टेबल एल्कीन से ही स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन R2 क्या है, एक अनस्टेबल एल्कीन से एक थोड़ी स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब अगर R1 और R2 में कंपैरिजन करें तो ज्यादा एनर्जी R2 की है और प्रोडक्ट दोनों का सेम ही है, तो हम कंपैरिजन करें तो हमें इससे आंसर पता चल रहा है कि जो R2 और प्रोडक्ट का डिफरेंस है वो क्या है, डेल E2 वो ज्यादा है, यानी कि हीट किस में ज्यादा रिलीज हो रही है, जब अनस्टेबल एल्कीन की हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, जब हम स्टेबल एल्कीन की हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो हीट कम रिलीज हो रही है। ये चीज थोड़ी समझ आ रही है, यस मैम। Yes, ma'am. इसके थ्रू तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए इस डायग्राम के थ्रू। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा होगी, लेस स्टेबल एल्कीन की, मोर स्टेबल एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, कम होगी, हमें लेस स्टेबल एल्कीन को, ठीक है। तो बस इसमें यही देखना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, और कुछ नहीं है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, एक डेफिनेशन लिख लो छोटी सी, HOH हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज द अमाउंट ऑफ
energy released when 1 mole of alkene undergo hydrogenation. ठीक है, इसकी डेफिनेशन है। एक चीज और लिख लो, डेल एच ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके प्रोपोर्शनल होगी? डेल एच ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, मतलब सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी ज़्यादा होगी, एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ डेल एच बताना, ऑर्डर ऑफ डेल एच बताना। इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 1 2 3 4 5 6। इसमें बताओ 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट की सबसे ज्यादा होगी। 1 की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल एल्कीन वही है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने? 0। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 6। इसमें कितने हैं? 6। इसमें कितने हैं? 9 9। और इसमें कितने हैं? 12 12 अब 3 और 4 में सेम अल्फा हाइड्रोजन्स है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है? आइसो 4। ठीक है, तो 1 में सबसे ज़्यादा होगी, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। ठीक है, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वेट, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वो है ऑर्डर। मैम हाँ, मैम कैन यू रिपीट कि मैम थर्ड और फोर्थ में हम अगर कंपेयर करें तो मैम फोर्थ वाले में आइसो ज़्यादा स्टेबल होता है मैम, इसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था हमने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखे थे, तो उसमें जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमने देखा था कि नेगेटिव चार्ज किस तरीके के कार्बन में आ रहा है। इसमें जो था नेगेटिव चार्ज वो 2 डिग्री कार्बन पे आ रहा था और इसमें नेगेटिव चार्ज 1 डिग्री कार्बन पे आ रहा था, याद है वो? तो 1 डिग्री कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ये वाली एल्कीन हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है। याद आया? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन हमें इसमें पढ़नी है, एक्सेप्शन ऑफ, मतलब ये जनरली तो हमने जो AERHI वाली जो ऑर्डर है इसके एक्सेप्शंस हमें देखनी है कहाँ पे हो सकती है। इसमें तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसके अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स बताओ। फर्स्ट वाले के मैम 6 मैम 5 5 है, 6 नहीं है। 2 हाइड्रोजन इसके, इस एल्कीन के लिए, और एक एडजेसेंट ये, तो 3 यहाँ पे। इसमें कितने हैं? 4। 4। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जब हम स्टेबिलिटी देखते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, मतलब कम अल्फा हाइड्रोजन वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। इसका रीज़न बता सकते हो क्या हो सकता है? अच्छा, जो रिंग होती है, हाँ बोलो कृष। हम फर्स्ट केस में क्या रेजोनेंस का हो रहा है कुछ? नहीं, रेजोनेंस का कुछ वो पंगा नहीं है। रेजोनेंस कहाँ पे पॉसिबल है? दोनों में एक एक ही डबल बॉन्ड है बस, और तो कुछ है नहीं।
हाइपोकॉन्जुगेशन ही हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, रेजोनेंस यहाँ पे नहीं है। तुम दूसरे एग्जाम्पल की बात कर रहे हो, एक जो साइक्लोप्रोपेन का ही होता है लेकिन वो कुछ और कंसेप्ट है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। अच्छा, अगर हम ऐसे ट्राइंगल की बात करते हैं, मतलब अगर मान लो पूरा इक्वलेंट हो तो एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 मैम 60 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हम sp3 कार्बन की बात करें तो कितना एंगल होता है? 109.27। ठीक है। और अगर हम sp2 की बात करें तो कितना एंगल होता है? 120. 120। ठीक है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो कार्बन कैसा है, ये sp2 है और ये भी sp2 है ना? तो इसके बीच का ये एंगल कौन क्या बन रहा होगा? 120 डिग्री बन रहा होगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जनरली कौन सा एंगल हो रहे होंगे? यहाँ पे इस साइड में दोनों एंगल 60 डिग्री। देखो वैसे तो एंगल जो है वो 60 डिग्री रहेगा, 1020 नहीं बनने वाला। वैसे तो इसमें एंगल कितने हैं? मैम ये 109 बन रहा होगा। देखो बनना चाहिए था क्योंकि sp3 है, लेकिन बनता नहीं है। होता कितना है? 60 डिग्री के अराउंड ही होते हैं दोनों के एंगल्स, चाहे 1 की ले लें या चाहे फर्स्ट की ले लें, सेकंड का ले लें, ठीक है। हमें क्या देखना है अब? देखो इसमें डिफरेंस होना कितना चाहिए था? 109.27 डिग्री, ठीक है, होना इतना चाहिए था। अब अगर मैं एक एंगल स्ट्रेन नाम की चीज होती है, तो इन मॉलिक्यूल्स में क्या है? एंगल स्ट्रेन है, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं, इसका जो डिफरेंस होगा उस एंगल का इसमें एंगल स्ट्रेन हो रहा होगा, और इसमें जो डिफरेंस होगा इसमें उस एंगल का हो रहा होगा। तो डिफरेंस किसमें ज़्यादा है? फर्स्ट में ज़्यादा है एंगल के बीच में, या सेकंड में ज़्यादा है? इसमें कितना? इसमें पूरा 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन होगा, इसमें कंपैरेटिवली कम होगा, कुछ 49 के अराउंड होगा, 49.27 डिग्री के अराउंड होगा, ठीक है। तो एंगल स्ट्रेन किसमें ज़्यादा है? मैम फर्स्ट में। फर्स्ट में। तो इस वजह से क्या होता है? लेस स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू सेकेंड, ठीक है। इसका जो रीज़न है स्टेबिलिटी का, मतलब ये वाला ऑर्डर ना फॉलो करने का, हाइपरकॉन्जुगेशन की वजह से नहीं आ रही इसकी स्टेबिलिटी। ठीक क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हो गया इस रिंग में। इसमें एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे sp2 कार्बन है रिंग के अंदर ही दोनों ये, तो इसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसमें। इसमें दोनों कार्बन क्या है? sp3 है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? बेसिकली इसमें एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेस, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। कोई डाउट या आगे चल लूँ? यस मैम अच्छा, अब जो पढ़ा अभी आज की क्लास में, और कोई डाउट? क्योंकि अब नया टॉपिक स्टार्ट करना है, तो आई विश मतलब हाइपरकॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल शुरू करना है। अभी तक कुछ पढ़ा है तो बता दो, नहीं तो मैं चलती हूँ आगे। मतलब पढ़ा है, कुछ डाउट है उसमें तो पूछ लो। मैम बस एक ही एक्सेप्शन है? हाँ, इसमें एक ही है जो हमें पढ़नी है, फिलहाल के लिए एक ही है। तो आगे बताओ, मतलब और कुछ डाउट्स हैं जो पढ़ा है उसमें? नो मैम। नहीं है तो हाइपरकॉन्जुगेशन इन फ्री, हमने कार्बोकेटाइन में पढ़ ली, हमने एल्कीन्स में पढ़ ली, हमें फ्री रेडिकल में और पढ़नी है। इसमें भी सेम ही चीज़, CH2 रेडिकल, ठीक है। इसमें कैसे दिखा सकते हैं? अब इसमें भी जहाँ पे भी रेडिकल आता है वहाँ पे एरोज बदल जाते हैं, हाफ एरो यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये वाला बॉन्ड बनाएगा रेडिकल, एक यहाँ से आएगा और एक इसके पास जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम इस बॉन्ड पे ला रहे हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने वाला है, लेकिन यहाँ से हम इधर H पे ला के ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि वो रेडिकल इलेक्ट्रॉन किसके पास जाने वाला है? H के पास, ठीक है। तो ये एरो का ध्यान रखना, H। अब यहाँ पे साइड में कौन खड़ा रहेगा? H रेडिकल। H रेडिकल खड़ा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। H रेडिकल हो सकता है ये वाला H जा रहा हो, और हो सकता है ये वाला H जा रहा हो। तो इसमें भी कितने हैं? 3 हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। और अल्फा हाइड्रोजन्स कितने थे? वो भी 3 ही थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
number of alpha hydrogen is directly proportional to number of hyperconjugating structures. ठीक है, ये तो फटाफट बता दो. 1 2. मैम फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा. हाँ, ऑर्डर ये होगा. हाइपरकॉन्जुगेशन की वजह से ये वाला रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है. ठीक है, तो रेडिकल में बस इतना ही करना है हमें. एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और देख लो, बाकी सब चीज़ें तो उसकी कार्बोकेटाइन की जैसी ही होती है रेडिकल की. एक इसका लास्ट जो इसमें बचता है जो कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमें पढ़ना है. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी होता है या परमानेंट होता है? टेम्पररी. अभी तक जितने भी इफेक्ट्स हमने पढ़े वो सारे परमानेंट थे, बस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, टेम्पररी है. ये क्यों होता है? ये बस किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने से, कोई नए रिएजेंट को रिएक्शन में इंट्रोड्यूस करने से जो चेंज होता है उसको बोलते हैं. अगर हम रिएजेंट को हटा देंगे रिएक्शन में से तो जो चेंजेस हुए हैं वो भी चले जाएंगे, वो चेंजेस कुछ वैलिड नहीं रहेंगे उसके लिए. तो इसकी डेफिनेशन ही लिख लो. दिस इज अ टेम्पररी इफेक्ट, दिस इज ए टेम्पररी इफेक्ट. बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ है नहीं. अराइजेस एज पर the demand of reagent, as per the demand of reagent, and as soon as the reagent is entirely consumed, जैसे ही reagent पूरा ख़त्म हो जाएगा हमारे रिएक्शन में से, तो जो बाकी जो बचा जो हमारा जो रिएक्टेंट है उसमें कोई चेंजेस होने बंद हो जाएंगे. इज एंटायरली कंज्यूम्ड, द इफेक्ट वैनिशेस. वैनिशेस मतलब इफेक्ट गायब हो जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ठीक है, ये टेम्पररी इफेक्ट है जो किसकी, रिएक्टेंट की डिमांड ऑफ रिएजेंट की उस पर अराइज होता है जो भी हमने रिएजेंट डाला है. एंड एज सो एज द रिएजेंट इज एंटायरली कंज्यूम्ड, यानी कि रिएजेंट पूरा जब खत्म हो गया रिएक्शन में से, सारा जितना भी था रिएक्ट कर गया, तो जो बचा कुछ जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा था उसमें से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट गायब हो जाएगा. एक बार एग्जाम्पल से देखते हैं तो पता चलेगा. CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मान लो हमने क्या डाला है, HBr डाला है. HBr हमारा है रिएजेंट, जिस रिएजेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, तो HBr ने क्या किया, HBr हमने इस रिएक्शन में डाला तो ये इसने किस में चेंज इंट्रोड्यूस किया, इस हमारी एल्कीन में चेंज इंट्रोड्यूस किया. अभी एल्कीन कैसी है, नॉन पोलर है, कुछ वो नहीं है इसमें, डाइपोल मोमेंट वगैरह कुछ नहीं है. लेकिन जैसे HBr डाला, ये बेसिकली कैसा होगा, H+ होगा, इसमें Br- की तरह कुछ काम करेगा. तो क्या होगा, यहाँ पे CH2H बनेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 पॉजिटिव. और फाइनली जो Br- बचेगा वो हमारा इस पर रिएक्ट करेगा, तो CH3 CH2 Br होगा. तो बेसिकली HBr डालने से इसमें किया हुआ क्या, इसका पाई बॉन्ड टूटा, इसके पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी एक कार्बन पे शिफ्ट हो गई. ये जो पाई बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे, इस कार्बन पे शिफ्ट हो गई होगी, नेगेटिव पे, और इसने क्या ले लिया होगा, H+ के साथ रिएक्ट कर लिया होगा. तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से क्या हुआ, हमने रिएजेंट डाला जिस वजह से नॉन पोलर जो था इसमें थोड़ी सी डायपोल मूवमेंट इंट्रोड्यूस हो गई. देखो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट है, इसमें कोई डायपोल मूवमेंट नहीं है. तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से ये होता है, जैसे ही HBr जितना हमने डाला खत्म हो जाएगा, तो जितना भी एल्कीन एक्स्ट्रा पड़ा है उसमें कोई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं शो होने वाला है. वो नॉन पोलर था, जो बचा हुआ एल्कीन है वो नॉन पोलर ही रहेगा. ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसकी वजह से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं. यहाँ पे पाई बॉन्ड था तो पाई इलेक्ट्रॉन सब सारे इस पे शिफ्ट हो गए और इस कारण पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया है. बेसिकली रिएक्शन ही है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये कुछ इफेक्ट. तो बस यही है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ठीक है, बस इतना है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, इतना पढ़ लिया. अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे जो हमने ये जो चारों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़े हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से जो भी इफेक्ट पड़ता है मॉलिक्यूल पे उसके एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा, और फिर उसके आगे हम एरोमेटिसिटी वगैरह पे जाएंगे. ठीक है, तो इसे सब जो पढ़ा है अभी तक सब पढ़ लेना, डाउट्स हो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में आराम से. ठीक है, और पढ़ना ज़रूर. अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं क्लास बंद कर रही हूँ. मैम
प्रीवियस क्लास का 2 डाउट्स हैं हाँ पूछो। मैम। जैसे अभी के लिए तो मैम जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन हम रेडिकल में देख रहे हैं और भी कार्बोकेटाइन और में हमने देखा। मैम हाइपर कॉन्जुगेशन अगर डबल बॉन्ड ना हो तो सिंपल अगर एल्कीन में देखना हो देन मैम। सिंपल एल्कीन में देखना हो, एल्कीन में तो डबल बॉन्ड होगा ही, मतलब मैम एल्केन में एल्केन में देखना हो, देखो एल्केन में कहाँ पे लगाओगे, हमें स्टेबिलिटी तो देखो अगर हम सिंपल कहीं लोन पेयर देख रहे हैं उसका कुछ मतलब है। एक सेकेंड, CH3 CH2, मान लो ये NH2 है मेरे पास, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब इस मॉलिक्यूल में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम कहीं स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं? नो मैम। नहीं ना। ये लोन पेयर्स कब काम आएंगे, जब कुछ हमारे पास एल्कीन हो या कार्बोकेटाइन हो। अब यहाँ पे तो ये लोन पेयर्स काम आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस कर सकते हैं, तो इस एल्कीन को स्टेबलाइज कर सकते हैं थोड़ा। या अगर मान लो क्या होता है, यहाँ पे CH3 होता, CH+ होता और NH2 होता, ठीक है। अब यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट शो कर सकते थे, तो CH3 CH डबल बॉन्ड NH2+ शो हो जाता, ठीक है। तो लोन पेयर कब काम आ रहे हैं, जब सिस्टम को कहीं ना कहीं ज़रूरत है। सिस्टम को कब ज़रूरत थी, अगर एल्कीन था तो एल्कीन स्टेबलाइज हो गया थोड़ा रेजोनेंस से, रेजोनेंस से क्या है, स्ट्रक्चर को थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई जो पहले नॉर्मली नहीं मिलती। यहाँ पे कार्बोकेटाइन था, इसको यहाँ पे ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसने से दे दिए, ठीक है। तो कहीं भी ज़रूरत होगी वहीं पे तो हम चीज़ का यूज़ लेंगे ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन को एक लास्ट रिजॉर्ट समझो, मतलब हमारे सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, अब ना उसके पास लोन पेयर बचा, ना उसके पास नेगेटिव चार्ज बचा, ना उसके पास डबल बॉन्ड है। जैसे डबल बॉन्ड भी तो देता है CH2 CH2+, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर देगा, तो इसको पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो अनस्टेबिलिटी आ रही है थोड़ा बहुत रेजोनेंस कम कर देगा उससे, ठीक है। तो अब ना मॉलिक्यूल पे ना डबल बॉन्ड है ना नेगेटिव चार्ज है कोई जो दे पाए इलेक्ट्रॉन्स, ना लोन पेयर्स हैं। तो इस केस में अगर नहीं है, ये सबसे पहले तो हम यही सब देखने वाले हैं, क्योंकि रेजोनेंस वगैरह ये सब जो होते हैं थोड़े ज़्यादा डोमिनेंट इफेक्ट होते हैं, तो ये सब नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अब क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है या नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, अगर नहीं है तो यानी क्या हाइपर कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद फिर हम किस पे आएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पे आएंगे, लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट पे आएंगे, ठीक है। यस मैम। मैम सो बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है वो हम सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए देख रहे हैं। हाँ, स्टेबिलिटी के लिए ही देखेंगे, जब सिस्टम को ज़रूरत है तो हम उसके लिए देखेंगे कि हमें कहीं से सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है या सिस्टम के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है जो वो देना चाहता है। बेसिकली वही देखेंगे, क्या वो हम सिस्टम को स्टेबल बनाने में काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। यस मैम। और मैम कोई डाउट? और मैम और जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं मैम उन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं? रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स वाटर बेस्ड, मतलब जो मैंने तुम उसकी बात कर रहे हो क्या, जो मैंने एक बार इंटरमीडिएट्स के बारे में थोड़ा सा बताया था, यस मैम। क्या यस कुछ मैम। ज़्यादा होते हैं कुछ कम होते हैं, ये चीज़ अभी आगे डिस्कस होगी। अभी तो बस हम GFC ही पढ़ रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह होगा, उसमें सब कुछ ऐसे अच्छे से पता चल जाएगा कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कहाँ पे, उस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। अभी हम उन सब पे नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये डाउट की तरह नहीं ले सकती मैं। ये धीरे धीरे जैसे ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। ना हो तो मुझसे पूछ लेना बाद में, जब भी कभी बीच में आएगा तो मैं याद दिला दूंगी या तुम मुझे याद दिला देना अगर कुछ डाउट्स हो तो, ठीक है। और कोई डाउट? नो मैम। और किसी को कोई और डाउट? मैम टोटल कितना टाइम लगना चाहिए किसमें? ऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक में अभी टाइम, तुम्हारा नीट का एग्जाम सितंबर में है ना? यस मैम, 12th। हाँ, तो वो अगस्त में तुम्हारी ऑर्गेनिक पूरी हो जाएगी। लेकिन देखो मैं इसमें ज़्यादा अभी तुम्हारे पेस के अकॉर्डिंग बढ़ा रही हूँ, मैं ज़्यादा भागूंगी तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। लेकिन टाइम की चिंता मत करो, तुम्हारा टाइम पे ख़त्म हो जाएगा सिलेबस विद टाइम, ठीक है। टाइम की चिंता मत करो, बस समझने की कोशिश करो, समझते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे कभी भी ख़त्म हो सिलेबस। ओके मैम। ठीक है। अच्छा ओके, ठीक है। तो बाकी सबको और कोई डाउट तो नहीं है, मतलब कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ जो पढ़ा है उससे रिलेटेड नहीं है तो तुम मीटिंग लीव कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब मीटिंग लीव कर दो, अगर डाउट्स नहीं है तो जिसको डाउट है वो पूछ लो।
वंदना, वंदना ये मीटिंग लीव कर दो या कुछ पूछना है? मैम कितने चैप्टर पढ़ा चुके हैं? कितना चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ? देखो मैं बस ऑर्गेनिक ही लेने आई हूँ इस कोर्स के लिए, तो मैंने जीओसी से शुरू किया है और मैं इससे पहले 3 क्लासेस ले चुकी हूँ। तो मैम इसको रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? सर से बात करना, सर तुम्हें दे देंगे रिकॉर्डिंग, ठीक है? ओके चौधरी सर जो है वो तुम्हें एक्सेस करा देंगे, ठीक है? मैम। तो बनना और कुछ? ठीक है, हाँ खुशबू बोलो। मैम वो एक्चुअली जैसे आपने जो भी क्लासेस लिए हैं, हाँ, तो मैम अगर उसका पीडीएफ नोट्स पॉसिबल होता, अगर आप शेयर कर देते तो मैम काफ़ी हेल्प हो जाती। पीडीएफ नोट्स चाहिए? जो मैं जैसे लिखती हूँ वो तुमने नहीं बनाए हुए? तुम लिखती नहीं हो अ, अपनी कॉपी में साथ के मैम साथ? वो तो लिखती हूँ मैम, बट बहुत मोस्ट ऑफ जैसे होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ, तो मैम जल्दी जल्दी में जैसे आंसर करना होता है तो कुछ कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं, और मैम फिर रिकॉर्डिंग रेफर करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैम सर को बोला था मैंने, तो ही सेड कि मैं मैम से आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ, तो आप पीडीएफ नोट्स मेरे को शेयर कर दोगे? देखो पीडीएफ नोट्स मेरे पास भी ऐसे कुछ वैसे नहीं है कि प्रॉपर हो, हैंड रिटन ही है और मैं उस पर कंपैरेटिवली कम ही लिखती हूँ, तुम लोगों को ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें बताती हूँ, उसमें वो कम ही चीज़ें हैं, मतलब उसमें बहुत, ठीक है? तो मतलब मैं तुम्हें जो बोल के बताती हूँ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें काफ़ी नोट्स में नहीं मिलेंगी, तुम्हें चाहिए तो मैं दे दूँगी, लेकिन सही में उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे है, और बाकी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बोलती हूँ वो तुम्हें लिख लेनी चाहिए बोर्ड पे, मतलब अपने नोट्स में, यस मैम। वो तुम्हें उन नोट्स में भी नहीं मिलेगी। बाकी कोई फ़ायदा नहीं है उन नोट्स का, सही बता रही हूँ, सब कुछ इस बोर्ड पे मैं लिखवा देती हूँ जो भी नोट्स में होता है, और इस बोर्ड पे एक्स्ट्रा ही चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे Yes, जो भी लिखवा रही हूँ उसे सेव भी कर रही हूँ, मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी सेव किया था और आज भी मैं सेव कर दूँगी। अगर ये चीज़ देखनी है, ये वाली पीडीएफ लेनी है तो ये ले सकते हो। हाँ मैम, यही वाली मैं कह रही थी, एज इन जो आप क्लास में लिखते हैं। हाँ, तो तो मैं ये बोर्ड एज़ इट इज़ इसकी पीडीएफ सेव कर दूँगी, तो जहाँ रिकॉर्डिंग सेव होगी वहाँ ये भी सेव हो जाएगा क्लाउड पे, तो यस ये तुम मैम, सर से रिक्वेस्ट कर लेना, वो दे देंगे, ठीक है? यस मैम, यस मैम, ओके मैम, ओके, ओके चलो, मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, ठीक है।